So today we are starting a new topic, Python OOPS. Okay, देखिए आज से आपका एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग में योर फर्स्ट टॉपिक इज पाइथन OOPS। इसके बाद आप पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, वेब स्क्रैपिंग, माई सीक्वल, ठीक है, देन GUI बेस्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह। जी सर। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला है। 8 क्लासेस लग सकते हैं, 7-8 क्लासेस। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं पाइथन ओप्स। और डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में जो आप पढ़ चुके हो, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, दीज आर द बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लिस्ट और डिक्शनरी होता है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और स्ट्रिंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रिंग्स में बहुत सारे मेथड्स हैं एंड स्ट्रिंग्स का यूज़ बहुत है हर जगह, इसलिए उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देन सर ओप्स। कॉम्प्लेक्सिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर ना। किससे? उसमें तो कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह होते हैं। हाँ हाँ, DSA से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन किसी को बहुत हार्ड कोर प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटी DSA से पूछते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसमें एल्गोरिथम्स भी आते हैं। तो एल्गोरिथम्स की क्लास भी मैं दूंगा आप लोग को। शॉर्टिंग, सर्चिंग बताऊंगा उसमें, हाउ टू जी फाइंड शॉर्टेस्ट नंबर, हाउ टू सर्च एनी नंबर इन अ लिस्ट, ठीक है। तो वो DSA का पार्ट होगा। प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारा जब होने लगेगा तब हम ये सब करेंगे, ठीक है। दैट इज अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। लेकिन आपको बाइनरी सर्च, हीप सर्च, ठीक है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स और बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, जितने भी शॉर्टिंग होते हैं वो बता देंगे। जैसे पेपर में एक आया था ना बाइनरी सर्च का क्वेश्चन, तो वो यस उस सर। टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो भी हम बता देंगे आपको एक बार। तो स्टार्ट करते हैं आज पाइथन ओप्स। ओप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? यहाँ पर आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप एक क्लास क्रिएट करोगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो वॉट एवर द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स यू हैव इन अ क्लास, वो सारी चीजें किसमें इनहेरिट हो जाएंगी? ऑब्जेक्ट में। आप अभी तक बहुत जगह यूज किए हो इस टाइप की चीजें, जैसे जब आप टाइप फंक्शन यूज करते हो किसी वेरिएबल के ऊपर, तो आपको वहां पर क्या मिलता है? उस वेरिएबल का टाइप, जिसको आप टाइप टाइप बोलते हो ना, एक्चुअली str, int, float, these are the predefined class। तो टाइप ऑफ ए अगर आ रहा है str, इट मीन्स दिस वेरिएबल बिलोंग्स टू स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करने का क्या मतलब है? कि इस ऑब्जेक्ट के पास स्ट्रिंग क्लास की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज है कहने का मतलब, समझो इस चीज को। कहने का मतलब, आप जब लिखते हो ना ए इज इक्वल्स टू एप्पल, एप्पल एक स्ट्रिंग डेटा है। स्ट्रिंग डेटा है, तो ये जो ए है ना, इस ए को आप वेरिएबल कह सकते हो, कहते ही हो, कह सकते हो वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप इसे, बिकॉज इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। हर एक वेरिएबल को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। इसे ऑब्जेक्ट कहोगे, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है। यानी जब आप इस ए का टाइप चेक करोगे, इफ यू चेक द टाइप ऑफ ए, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? str। तो ये जो str बताता है ना, ये str इसका क्लास बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है, स्ट्रिंग क्लास को। अब पाइथन में ऑलरेडी कहीं str क्लास है, उसके लिए चीजें अलग अलग डिफाइंड है। उसको आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, है ना। इसीलिए इसलिए ऐड कर पाते हो क्योंकि उसके पास एक स्पेशल फंक्शन ऐड है। इसीलिए आप स्ट्रिंग्स को ऐड भी कर पाते हो, कॉन्कैटनेट हो जाते हैं बस वो। आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर पाते हो विद अ नंबर, क्योंकि उसके पास मल्टीप्लाई नाम का एक स्पेशल फंक्शन है, जिसे हम मैजिक फंक्शंस भी कहते हैं। अब आप स्ट्रिंग में जो भी ऑपरेशन कर पाते हो, लोअर, अपर, कैपिटलाइज, ये सब कुछ आप कर पाते हो बिकॉज ये प्रॉपर्टीज किस में डिफाइंड है? स्ट्रिंग क्लास में। और इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया ए क्लास के पास ये प्रॉपर्टीज हैं। तभी आप देखो इस ए को, अगर ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, आउटपुट में क्या मिलेगा? एप्पल एप्पल। आप यहाँ ए में कोई दूसरा स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। ये आप कर पा रहे हो बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू विच क्लास? स्ट्रिंग क्लास, एंड इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ए एंड इट हैज अ वैल्यू 50।
नाउ अब आप इस ए को डिवाइड कर सकते हो, डबल डिवाइड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस, मॉडुलो, ये सब कुछ आप कर पाते हो। क्यों? क्योंकि दिस ए बिलोंग्स टू विच क्लास? इंटीजर क्लास। और इंटीजर क्लास में ये प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। क्लास इंट में ये प्रॉपर्टीज डिफाइंड है कि आप इस इंटीजर को क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन सब्ट्रैक्ट, अलग अलग चीज। इसीलिए वहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ वो चीज कर पाते हो। अब ये चीजें प्री डिफाइंड थी, बस आप टाइप कर करके चेक कर लेते थे कि ठीक है इस टाइप का है। इस टाइप का मतलब ये इस क्लास को बिलोंग करता है, सो इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट क्लास। अब हम ऊप्स में क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर ओन क्लास एंड अवर ओन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर ओन क्लास। क्लास कब का स्टार्ट हो चुका है? तो यहाँ पर हर चीज एक क्लास और ऑब्जेक्ट है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि ठीक है क्लास ये होता है जिसके अंदर कुछ मेथड प्रॉपर्टीज दिखते हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज अ क्लास? क्लास क्या होते हैं? अजीत, व्हाट इज अ क्लास? आप तो इसी बैकग्राउंड से हो, बताइए व्हाट इज अ क्लास? ऐसे ऐसे मत करिए। ब्लूप्रिंट में सर पढ़ के आई है देखो आंसर। हाँ बताइए इंद्र। सर क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग विच हैव अ सिमिलर बिहेवियर, जिसका मतलब बिहेवियर जो है सेम होता है सर, हाँ उसको हम क्लास कह सकते हैं। देखो क्लास क्या होता है, क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट फॉर कहाँ पे, अच्छा, ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट फॉर्म में, दैट्स इनफ। और एक्सप्लेन करना है तो अब इसी ब्लूप्रिंट वर्ड से और चीजें निकाल लो। ब्लूप्रिंट मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट का डिजाइन कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसके पास कौन से फंक्शंस होंगे, वेरिएबल कौन से होंगे, एट्रीब्यूट कैसे होंगे। ये सब चीज आप एक क्लास में डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप उसको ऐसे समझो, एक आर्किटेक्ट जो होता है वो एक बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने से पहले पहले वो क्या करता है, एक पेपर में उस बिल्डिंग का नक्शा बनाता है ना। तो उस नक्शे को आप क्या कहते हो? ब्लूप्रिंट। यहाँ पर ये होना है 2 BHK 3 BHK, इतने फ्लोर, और ऐसे ऐसे होना है, इसका शेप ऐसे होना है। ये सब कुछ आप डिफाइन करते हो कहीं पर ना। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट। इसी ब्लूप्रिंट को हम क्या कह रहे हैं, इट इज अ क्लास। ठीक है। अब ये क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बिल्डिंग खड़ी होती है आगे जाके, है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पास वही प्रॉपर्टीज है ना जो आपने ब्लूप्रिंट में डिफाइन किया था। हाँ, इट होल्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास। एट्रीब्यूट्स बोलो प्रॉपर्टीज की जगह फिर। ठीक है, इट होल्ड्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास। तो क्लास के अंदर जो भी मेथड एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है उन्हें हम कहते हैं, वो सारी चीज कहाँ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। क्लास में तो डिफाइन किया आपने, तो यही यहाँ पर लिखा गया है, इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर व्हाट, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपने ब्लूप्रिंट बनाया, दिस ब्लूप्रिंट हैज बीन क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे होता है रियल लाइफ में ऐसे। इसीलिए उस बहुत पॉपुलर भी है, क्योंकि रियल लाइफ में इसका बहुत यूज है। गेम में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में उप्स यूज हो जाता है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देता है। लाइक फंक्शन में आप क्या करते हो, एक बार फंक्शन बना के आप रीयूज कर सकते हो उसको। वैसे ही एक बार आप क्लास क्रिएट करके उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और कितने ऑब्जेक्ट्स, बिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। वेब स्क्रैपिंग। रुक क्यों गया, ये रुका क्यों था? स्टॉप किए थे हम। हाँ तो बताओ, इतनी देर से इतना कुछ लेक्चर दे दिया, आधे घंटे का लेक्चर मिस हो गया। अब ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं आप लोग समझ जाइए कि आधे घंटे की क्लास पे। एनीवेज, ये एग्जांपल्स थे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही बात किया कि क्लास क्या होते हैं। क्लास आर द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के हम सब ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास वो प्रॉपर्टीज हैं। एनिमल्स का डिस्कशन किया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो क्लास से प्रॉपर्टीज को लेते हैं, यानी दे आर द इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास which inherits the properties and methods of a class। जो भी उस क्लास में डिफाइंड है वो उस ऑब्जेक्ट के पास आ गया। अब बोलो इंद्र, आप क्या कह रहे हो?
सर यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे ना कि एग्जिस्ट इन अ क्लास। which inherits the properties and methods of a class. Yes, आप लिख सकते हैं exist, but technically जब आप oops पढ़ रहे हो तो उसमें फंक्शन की जगह प्रेफर करते हैं मेथड्स, एग्जिस्ट की जगह प्रेफर करते हैं एग्जिस्ट, टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं, जैसे आप इंस्टेंसेस, अब इंस्टेंसेस की जगह कुछ और लिख सकते थे ना, ऑब्जेक्ट्स आर द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब किसी एक इंस्टेंट में आपने उसे क्रिएट किया, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ चीजें अलग अलग लिख सकते हो बिल्कुल। आप चाहो तो एग्जिस्ट बोलो, बस यही है कि जब सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप उसे समझा सको, रटवाना नहीं है मेरा काम, आप समझ जाओ इसको बस क्या होता है, ठीक है। अब इसी चीज को एक और एग्जांपल देखो, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो रुक गया था तो उनके लिए एक और एग्जांपल होना चाहिए। हाँ, ऊप्स का आई होप कि रह रहे के लोग देखेंगे, क्योंकि ऊप्स लंबा क्लास चलेगा, ऊप्स वन, ऊप्स टू, ऊप्स थ्री आता ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, एप्पल एक क्लास है ना। एप्पल के कुछ सेट, अरे नहीं वो खाने वाला एप्पल नहीं, वो एप्पल फोन। एप्पल ब्रांड की बात कर रहे हैं हम। एप्पल का अपना सर्टेन क्लास है, क्लास में क्या है, जैसे कि उसमें iOS सॉफ्टवेयर होना है, होना ही होना है। एप्पल के जितने भी फोन बनेंगे दुनिया में, चाहे चाइना में बने, चाहे वियतनाम, चाहे कैलिफोर्निया, चाहे इंडिया, उसमें एक ही सॉफ्टवेयर होना है iOS का। उसमें चिप भी होते हैं, चिप भी बायोनिक चिप होती है, एप्पल्स की ही होती है, ठीक है। अब कोई दूसरा फोन बन रहा है जो कोई दूसरा प्रोसेसर यूज करते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, फिर वहां से उसको प्रॉपर फिर से ब्रेक कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब क्लास में। बट अभी अगर एप्पल लिखा गया है, इट मीन्स एप्पल हैज सम प्रॉपर्टीज, सम कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर ऑल इट्स फोन्स, लाइक इसके जितने भी फोन होंगे वो iOS पे ही चलेंगे, जितने भी फोन होंगे वो बायोनिक 14 चिप पे ही चलेंगे, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बिल्ड क्वालिटी में, जैसे स्टील, स्टील एल्यूमिनियम फ्रेम होगा हर में, ठीक है, लेट्स से हम मान रहे हैं एल्यूमिनियम, मैंने यूज नहीं किया है तो आई डोंट नो, बट लेट्स अज्यूम कि उनमें एल्यूमिनियम फ्रेम ही यूज होना है पूरा, प्लास्टिक बॉडी वगैरह नहीं यूज करते, क्योंकि प्रीमियम ब्रांड है भाई, तो ये सब यूज करते हैं। अरिजीत थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यौन कर सकते हैं, होते हैं। सही है अजीत, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अब देखो, ये है आपने प्रॉपर्टीज डिफाइन किया किसमें, एप्पल क्लास में है ये। अब एप्पल अपने ऑब्जेक्ट्स बनाता है, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या है पता है, आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13, ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एप्पल क्लास, ये ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं। और ये चीज ध्यान रखना, क्लास आर नॉट द रियल एंटिटीज, क्लास इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट एंड आइडिया, जिसे आप स्केच कर लेते हो या सोच लेते हो दिमाग में कि मैं अपने वेबसाइट को ऐसे बनाऊंगा। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले आप एक बार बनाते हो ना कि वेबसाइट का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, लेफ्ट पेन हो, राइट पेन हो, और बीच में बॉडी हो, ऊपर मेन्यू हो, उसका डिजाइन कलर ये हो, तो वो आप या तो ब्रेन में आप लिख लो चीजों को समझ लो, या तो आप कॉपी में बस उसको स्केच करते हो, दे आर नॉट द रियल एंटिटी, ठीक है। अब आप कुछ सोच रहे हो उसको उतार रहे हो, तो ये ऐसे नहीं कहोगे कि अरे सर रियल ही तो है, नहीं, इट इज जस्ट अ आइडिया जो आप याद करने के लिए बस कॉपी कर रहे हो, तो ये आप एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है, दे डज नॉट एग्जिस्ट रियली। ऑब्जेक्ट्स आर द रियल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट। जैसे अगर आपको बोलूं आप सर्च करो ह्यूमन बीइंग क्लास को, तो सर्च करके ला सकते हो ह्यूमन बीइंग क्लास, कहीं स्टोर है नहीं ना, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, हम समझ रहे हैं, और हम एज द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वी आर द रियल एंटिटीज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आर द रियल एंटिटीज विच एग्जिस्ट, टू विच वी कैन टच एंड फील, लेकिन क्लास को हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब एप्पल क्लास जैसे हम समझ रहे हैं ना, हम जाके वहां देखें कि भैया आपका एप्पल क्लास कहाँ है, तो हमें नहीं पता है, ठीक है। बट आईफोन आई ट्वेल्व और आईफोन 13 इनको टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाथ में, दे आर द रियल एंटिटीज। अब ये ऑब्जेक्ट्स हैं टू एप्पल क्लास, इट मींस इन्होंने इन प्रॉपर्टीज को क्या किया है, इनहेरिट कर लिया है, यानी ये आईफोन 11, 12, 13 ये तीनों ही ऑब्जेक्ट के पास ये तीन प्रॉपर्टीज तो हैं, तीन चार जो भी हमने लिखा है, iOS, बायोनिक और एल्यूमिनियम फ्रेम। अब क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग फोन है, लेकिन है तो एक ही कंपनी का ना, ब्रांड तो एक ही है, बट तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि सब में 8 GB रैम, 8 GB 8 GB, सबका एक ही स्पेसिफिकेशन, तो अलग अलग नाम से क्यों लॉन्च करेंगे, एक ही चीज है तो एक ही नाम से लॉन्च करें। स्पेसिफिकेशंस वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आईफोन 11 आया, इसमें दो ही कैमरे थे,
ठीक है, इसमें कितने हो गए आईफोन 12 में 3, अब इसमें लेट से कह दिया 4 कैमरे हो गए। ठीक है, इसमें हो सकता है स्क्रीन का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जरूरी नहीं है कि सब चीज आ जाए सेम सेम। बस मेन चीज क्या था, एप्पल वाला फील ले आना। एप्पल वाला फील कौन दे रहा है, ये तीन चीज दे दिया ना इन तीनों को। मेन चीज सॉफ्टवेयर, मेन चीज इसका चिप, और इसका फील जो इन हैंड फील। तो इस ये तीनों एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी तो इन तीनों के पास है। लेकिन रैम रोम और स्क्रीन साइज में डिफर कर सकते हैं। और ये फोन चाहे चाइना में बने, चाहे इंडिया में बने, और चाहे वियतनाम में बने, जो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निकल के आएगा ना वो एग्जैक्टली सेम होगा जो कैलिफोर्निया के लेबोरेटरी में डिजाइन किया गया है ना। कहने का मतलब जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है उसको एक बनाया जाता है ना एक मॉडल, बस तो बिल्कुल अ, एक मिलीमीटर डिफरेंस भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, बॉडी में यही मतलब होता है कि एक क्लास को बिलोंग करना। इन्होंने कैलिफोर्निया में डिजाइन किया, अपना नया फोन स्केच बनाया, एक मॉडल तैयार किया, और उस क्लास को इन प्लांट्स में शेयर कर दिया। समझ रहे हो? तो अब वो क्या करेंगे, जो भी फोन मैन्युफैक्चर करेंगे वो उस क्लास को फॉलो करेगा जहां पर सब कुछ डिफाइन किया गया कि स्क्रीन ये, साइज ये, रैम इतना, रोम इतना। इसीलिए चाहे प्रोडक्ट कहीं भी बने एकदम सेम होता है, और इस तरीके से इंडस्ट्रीज में क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ये सब चीज बहुत यूज होता है। ठीक है, जहां पर प्लांट्स वगैरह होते हैं। फिलहाल पाइथन में हम क्लास वगैरह अब कैसे बनाते हैं, इतनी बात बहुत है क्लास और ऑब्जेक्ट्स पे। क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड क्लास। जैसे फंक्शन करते थे, फंक्शन के लिए क्या कीवर्ड यूज होता है, डेफ। डेफ देन फंक्शन नेम फिर कोलन। वैसे यहाँ पर क्लास, क्लास के बाद योर क्लास नेम, यहाँ पर आप क्लास नेम लिखोगे, देन कोलन। कोलन के बाद यू विल राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ योर क्लास, और फिर उसको इनहेरिट करोगे किसी ऑब्जेक्ट में, लेट से ऑब्जेक्ट ए में। तो इनहेरिट कैसे करोगे, क्लास नेम एंड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या क्या कर दिया आपने, आपने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, इसे आप क्या कह रहे हो, ऑब्जेक्ट। तो अब आप यहाँ पर जो भी चीज डिफाइन किए होगे वो सारी चीज कहाँ चली गई, वो सारी चीज ए में आ गई। लाइक दिस, आसपास जैसे आया बिजली इसके ऊपर गिरा, सारी चीज समा गई इसके अंदर। ठीक है, सही है। अब चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अवर कोलैब नोटबुक और कनेक्ट करते हैं इसको। लेट्स से वी हैव अ क्लास कॉल्ड डॉग। डॉग क्लास ही सबसे सही रहता है, क्लास डॉग, एंड डॉग हैज सम नेम। नेम इज ब्रूनो एंड एज इज 10। आपने एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी दिया, और दैट्स इट, ये क्लास क्रिएट हो गया। आप क्लास से बाहर आओ और आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज d1 यानी डॉग वन। दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू विच क्लास, डॉग क्लास। अब अब आप सबसे पहले d1 की डायरेक्टरी चेक करो। अच्छा होता है कि आप चेक करते रहो हर चीज को, सिर्फ प्रिंट मत करो, पहले आप डायरेक्टरी चेक करो d1। लेट्स सी, ये देखो d1, और d1 में आप देख रहे होगे अभी ये स्पेशल मेथड्स इन्हें ही कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आप यही सब पढ़ोगे भी। यहाँ पर देखो एज और नेम, ये दो दो प्रॉपर्टी आ गई ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, कोई मेथड नहीं है, सिंपली इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, नेम एंड एज, यानी इस D1 के पास ऑलरेडी नेम एंड एज आ चुका है। तो हम इस ऑब्जेक्ट से पूछ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द एज। अब यहाँ कोलैब में देखो, इनबिल्ट फंक्शंस के लिए, इनबिल्ट मेथड्स के लिए ये पॉपअप आता था, अब देखो अब मेरे ऑब्जेक्ट के लिए आ रही है। हमने यही तो प्रॉपर्टी दी है, अब ये पॉपअप दे रहा है। नेम, D1 का नेम क्या है, लाइक दिस, दिस इज ब्रूनो। D1 का एज क्या है, 10। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप D1 डॉट एज। तो इस ऑब्जेक्ट के पास जो भी वैल्यू है हम उसे डॉट लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, नेम एंड एज मिल जाएगा। और इतने ही ऑब्जेक्ट नहीं, आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन क्रिएट D2 ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू डॉग क्लास, you can create D3 object
विच बिलोंग्स टू डॉग क्लास लाइक दिस। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम भी है। अगर आप सीधे ऐसे ही लिख रहे हो ये सब चीज तो ठीक है आ रहा है सर, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसमें नेम और एज एक ही है तो ये क्या बात हुई? ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो तीन तीन? एक ही से काम चला लो। तीन ऑब्जेक्ट, तीनों का एक नाम और एक एज, है ना? फोटोकॉपी थोड़ी निकालना है यहाँ पर। ठीक है। D2 का एज देखो, नेम देखो, एंड D3 का नेम देखो, दे हैव द सेम सेम नेम। तो ऐसे नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम है। अब आप सोचोगे सर ठीक है D2 का हम नेम चेंज करते हैं, नेम इक्वल्स टू हम इसको कर देते हैं लूसी। ठीक है, तो सर कर लेंगे हाँ, सबका चेंज होगा? कहाँ हुआ? तो देख तो लो पहले आप D1 नेम और D2 का भी नेम चेक करो। D2 में हमने चेंज किया, देखो हमने किया था D2 डॉट नेम इक्वल्स लूसी, यानी हम किस ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं? D2 का सिर्फ, ना कि D3 का। तो D1 डॉट नेम, D2 डॉट नेम, नेम एंड D3 डॉट नेम, तीनों का देखते हैं वैल्यू। देखो, तो अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को चेंज किया। जैसे एग्जांपल दे रहे थे ना वहां पर, जैसे ह्यूमंस शुरू में आए थे तो टेल्स थी उनके पास, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि टेल्स की नीड नहीं है तो वो अपडेट हो गया। वैसे ही जब D2 का जन्म हुआ यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में, तो उसके पास नाम क्या था? ब्रूनो। और बाद में उसने अपना नाम चेंज कर लिया, नेम क्या कर दिया? लूसी। तो ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, किसी और के लिए नहीं हुआ, क्योंकि आप D2 डॉट नेम किए थे, ना कि D3, ना कि D1। ठीक है, अपडेट तो कर पा रहे हो, लेकिन ये कितना इनएफिशिएंट तरीका है। अच्छा क्या होता कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तभी आप उसको नाम दे दो, ठीक है, उसी समय चेंज हो जाए। अब ऐसे तो फिर सोचो, अभी ये तो तीन ऑब्जेक्ट ना, इसलिए इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे हो। अगर यही 100 ऑब्जेक्ट होता तो 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते और 100 के पास सेम नेम और एज होता, तो आप बारी बारी सबको चेंज करते। ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड नहीं लगाया। तो अब थोड़ा सा हम आगे मूव ऑन करते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट मैजिक फंक्शन विच इज यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली इन oops। ठीक है, कौन है वो? init, है ना? init को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो लेट्स फर्स्ट यूज इट। डेफ, सॉरी, क्लास, क्लास डॉग। ठीक है, अभी देखो हमने ऊपर एक डॉग क्रिएट किया है, फिर से डॉग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हो किसका? ओवरराइटिंग का या ओवरराइडिंग का? ओवरराइड। ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग तो नहीं है। ओवरलोडिंग नहीं, ठीक है, ओवरराइडिंग। यू आर ओवरराइडिंग दैट, जो पहले से है उसको आप ओवरराइड कर रहे हो। ठीक है, तो क्लास डॉग, अब इसमें आप लिखने जा रहे हो एक फंक्शन, और ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसमें दो अंडरस्कोर लगता है। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब इसका काम क्या है जरा लिखने दो, फिर समझाते हैं। शेल, कॉमा, नेम, कॉमा, एज, कोलन, हम यहाँ पर कर देते हैं एन, यहाँ पर कर देते हैं ए। ठीक, स्पेस देना जरूरी नहीं होता है, वो आपके समझने के लिए लिखा जाता है। टैब सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू एन, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू ए, दैट्स इट। अब बाहर आओ एंड अब देखो, अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं D1 ऑब्जेक्ट फिर से। ओके, नाउ D1 बिलोंग्स टू विच क्लास? डॉग। ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ना, इसे ही कह रहे हैं क्रिएटिंग इंस्टेंस। ये इंस्टेंस है किस क्लास का? डॉग क्लास का। तो लाइन नंबर 6 में मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ डॉग क्लास, और इस इंस्टेंस का नाम क्या है? D1। ठीक है, हम ओप्स में ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ डॉग क्लास। ठीक है, लाइक दैट। अब देखो, इससे पहले मैंने इसी लाइन को एग्जीक्यूट किया था, सी हियर। यहाँ पर देख रहे हो कोई एरर आया था? कोई एरर आया था नहीं ना? और अब जरा देखना, देखो एरर आया ना? एरर में क्या कह रहा है? मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एन एंड ए। अब बताओ, हमने क्लास में तो कोई ऐसा वैल्यू दिया ही नहीं था जिसकी रिक्वायरमेंट हो रन टाइम में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? हमने तो फंक्शन में लिखा था, तो फंक्शन को तो हम जब कॉल करते हैं तब एग्जीक्यूट होता है ना, ये पहले कैसे चल गया?
अगर ये फंक्शन है, देखो डेफ लगा है, फंक्शन ही है ये, ठीक है। तो ये कैसे अपने आप एग्जीक्यूट हो गया? हमने तो सिर्फ क्लास को कॉल किया था डॉग, फंक्शन फंक्शन को तो किया ही नहीं था। ये फंक्शन रन कैसे हो गया? तो यहाँ पर देखो, ये जो इनिट है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? इनिशियलाइज का। इनिशियलाइज का शॉर्ट फॉर्म है इनिट। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, इसीलिए ये अपने आप चलता है। जब आप क्लास के अंदर लिखे हो इस चीज को और आप किसी क्लास को कॉल कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन अगर आपके क्लास के अंदर है तो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन या मैजिक फंक्शन इसे कहते हैं, जिन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, दे ऑटोमेटिकली रन। तो अब आपने यहाँ पर लिख दिया इनिट। जैसे ही आप डॉग क्लास को कॉल कर रहे हो, डॉग क्लास के अंदर अगर आपने इनिट लिखा है, तो ये रन टाइम में ही क्या बोलेगा? इट विल आस्क फॉर टू आर्ग्यूमेंट्स। समझ रहे हो? और टू आर्ग्यूमेंट्स किसके लिए? एक एन के लिए और एक ए के लिए। तो फिर कहोगे सर फिर सेल्फ क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो हम समझते हैं इस चीज को एक एक करके। लेट्स अंडरस्टैंड। पहले हम एक वैल्यू देते हैं यहाँ पर। चलो, दो डॉग बना देते हैं, ब्रूनो और इनकी एज है 11। और एक D2 ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इनका नाम है लूसी एंड 2 3 4 4 साल। चलो अच्छा ठीक है, 3 साल। ठीक। और D1 डॉट नेम कॉमा D2 डॉट नेम। ठीक, ब्रूनो एंड लूसी अलग अलग मिल रहे हैं। अब देखो ये कैसे हो रहा है। विंडोज शिफ्ट एस। क्या हो गया इसको? म्यूट कर लीजिए, वॉइस आ रही है उधर से। नहीं नहीं, सही है। ये जो है ना, ये क्या है? अलग अलग सबको करते हैं, दिस वन एंड देन अलग कलर, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, ओके। एंड व्हाट इज दिस? इसको भी देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। अब ये देखो बारी बारी से, इसे हम क्या कह रहे हैं? इनिट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका काम क्या है? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। क्रिएट और इनिशियलाइज अलग अलग चीज है। अगर आप नोट्स पढ़े होगे ना, उसमें एक न्यू नाम का आपको फंक्शन मिला होगा, जिसका काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। ठीक है, उसकी नीड नहीं है आपको, या आप नोट्स वगैरह देखना। इनिट का काम होता है बस वैल्यूज को देना, ठीक है। तो टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स विद सम वैल्यू, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स विथ सम वैल्यूज। जो आप दिए होंगे पैरामीटर, वही वैल्यूज होंगे, ठीक है, लाइक दिस। और ये ऑटोमेटिकली रन करता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इट ऑटोमेटिकली रन्स। अरिजीत, समझ में आ रहा है? अब सेल्फ यहाँ पर फिर क्या है? देखो, सेल्फ एक कीवर्ड है। व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ इज अ कीवर्ड which keyword which points to the current instance of the class। current instance of the class का क्या मतलब है? current object, ठीक है। तो ये तो एक कीवर्ड है, लिखना ही पड़ेगा इनिट में। क्यों? अभी देखना, जब एरो बनाऊंगा तो देखना, अभी मैं सब मेंशन कर रहा हूँ। ये क्या है? देखो, ये तो फंक्शन ही है तो फंक्शन ही ना ये, लेकिन मैजिक फंक्शन है, अपने आप जो चलता है। और यहाँ एन और ए क्या है यहाँ पर? पैरामीटर्स। अब आप बताओ, अगर ये अपने आप चल रहा है तो एन और ए की वैल्यू मांगेगा आपसे। वही एरर में आ भी रहा था, कह रहे थे ना,
required two positional argument n and a and nothing was given, इसीलिए हम कॉल करते वक्त n और a की वैल्यू दे रहे हैं. नाउ अंडरस्टैंड द थिंग्स वन बाय वन. आप देखो लाइन नंबर 6 पे आओ. क्या हुआ? अभी खींच लेना, एडिट नहीं होगा, डोंट वरी. ये डिजिटल बोर्ड है, अगर चला जाएगा तो करना क्या होगा मुझको जानते हो? कंट्रोल जेड. ठीक है. अंडू हो जाएगा. एनीवेज, सी लाइन नंबर 6 पे आओ. लाइन नंबर 6 पे अब ये क्या कर रहे हो आप? ऐसा भी होता है क्या? डिजिटल बोर्ड हिलता भी है कभी कभी. अब बताओ ये कहाँ से गया, कहाँ चला गया. ठीक है. अब देखो यहाँ पर व्हाट इज D1. दिस इज द, अभी लाइन नंबर 6 देखो, कर्सर इनको एग्जीक्यूट कराता है धीरे धीरे. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जाता है ना सबके पास. इसको ये एग्जीक्यूट किया, क्लास डॉग, डॉग के अंदर जो भी था वो एक बार मेमोरी में आ गया. नाउ D1 इस लाइन पे कर्सर आया, तो इसके लिए D1 क्या है अभी? करंट. करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसी को हम कह सकते हैं करंट इंस्टेंस. और सेल्फ के बारे में जरा पढ़ना. ये कीवर्ड क्या करता है? ये पॉइंट करता है टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. तो करंट इंस्टेंस यानी D1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है मेमोरी में. देखो ऐसे एक मेमोरी में बना D1 नाम का एक डॉग. ठीक है, डॉग ऑब्जेक्ट. एंड नाउ क्या होगा? डॉग क्लास आपने कॉल किया. डॉग क्लास के अंदर इनिट है ऑलरेडी, इट विल ऑटोमेटिकली रन, और दो वैल्यू मांगेगा आपसे. इसीलिए आप यहाँ पर ये ब्रूनो और 11 पास कर रहे हो. ब्रूनो किसको पास कर रहे हो? n को. ओके, यू आर पासिंग ब्रूनो टू n. देन यू आर पासिंग 11 टू whom? a. ठीक है. और फिर सेल्फ में क्या जा रहा है? तो सेल्फ में यहाँ पर जा रहा है D1. सेल्फ पॉइंट्स टू द करंट इंस्टेंस. तो ये जो D1 यहाँ पर है ना, यही D1 यहाँ पर पॉइंट हो रहा है यहाँ पर. ये क्यों जरूरी होता है? ताकि जो इंफॉर्मेशन आप D1 के लिए दे रहे हो वो D1 में ही जाए, D2 में ना जाए. इसलिए ये कैसे यहाँ पर चल रहा है पता है? सेल्फ डॉट नेम का मतलब ये है कि D1 डॉट नेम. जैसे अभी आप देखो, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने कुछ अपडेट किया था, वहां पर हमने लिखा था D1 डॉट नेम इक्वल्स टू लूसी. आप बताओ हमने नेम इक्वल्स टू लूसी क्यों नहीं किया? बता सकता है कोई? इससे पहले हमने जो एक एग्जांपल किया था जहां पर हमने D1 D2 D3 तीन ऑब्जेक्ट बनाया था, सब में एक ही नाम था, दैट इज ब्रूनो. हमने D2 ऑब्जेक्ट को चेंज किया और उसमें नेम इक्वल्स टू लूसी, लूसी मैंने कर दिया था, है ना? तो वहां पर मुझे लिखना पड़ा था D1 डॉट नेम इक्वल्स टू लूसी. ऐसा क्यों करना पड़ा? अच्छा, D2 में हो ना सिर्फ. तो अगर हम नेम इक्वल्स टू लूसी करते तो नेम एक नॉर्मल वेरिएबल जैसे ट्रीट होता, जैसे पाइथन में हम करते हैं, उसकी वैल्यू लूसी एक स्ट्रिंग होता. हम चाहते थे ये लूसी D1 D2 में जाए, ना कि D1 और D3 में. तो हमें D1 डॉट नेम करना पड़ा. सेम वैसे ही जो ये वैल्यू आप पास करो ना, ब्रूनो और 11, आप इसे D1 ऑब्जेक्ट में पास करना चाहते हो, इसलिए कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी सेल्फ. तो सेल्फ क्या करता है? इस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है. तो अभी सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है? D1 को. यानी इस लाइन को जरा देखना, इस लाइन को, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू एन सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू ए. तो यहाँ सेल्फ पे कौन आ रहा है बताओ? D1. और यहाँ सेल्फ पे कौन आ रहा है? D1. D2. कैसे? अभी करंट देखो, इसीलिए मैंने लिख दिया वहां पर D1 में हाईलाइट करके, दिस इज द करंट इंस्टेंस, जो इसके जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है. इंस्टेंस इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि एट दिस इंस्टेंस इसी पे काम चल रहा है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, अभी मैन्युफैक्चरिंग में है. ठीक है. तो D1 तो D1 का नेम, यानी ये देखो D1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था. तो अब ये नेम और एज जो है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बनेंगे ये. यानी नेम और एज, ये दो एट्रीब्यूट है इस ऑब्जेक्ट के. अब इस एज नेम में वैल्यू क्या होना है? नेम में वैल्यू क्या होना है? जो आप पास किए ब्रूनो, ब्रूनो आप एन में पास किया, और देखो फंक्शन के अंदर आप एन को यहाँ पर यूज कर रहे हो, और फंक्शन के अंदर आप ए को यहाँ पर यूज कर रहे हो. तो नेम में एन गया, एन में आपने क्या पास किया नीचे से? ब्रूनो. तो D1 में जो नाम गया है ना वो है ब्रूनो, एंड एज में वैल्यू जो आप दे रहे हो वो आप 11 दिए हो, तो ये 11 जाएगा. तो D1 ऑब्जेक्ट में नेम और एज एट्रीब्यूट आ गया है, और उसकी वैल्यू क्या है? ब्रूनो और 11. खत्म, ये ऑब्जेक्ट बन गया. अब क्या होगा? अब डी डी D2 पे जाएगा. ठीक है. एंड लेट्स सी, अब मैं ये सब चीज हटा रहा हूँ. थोड़ा साफ साफ हो जाए. डिंग 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 डिंग.
अब बारी है D2 की। तो मेमोरी में D2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब D2 इक्वल्स टू डॉग लूसी दिस। तो अब देखो यहाँ पर क्या पास होगा, सेल्फ कॉमा एन। सेल्फ में क्या पास हो जाएगा, D2। D2 एन में क्या पास होगा, लूसी लूसी। 3 किस में पास होगा, एज में। ए में। अब सेल्फ डॉट नेम यानी कौन सा नेम, D2 का नेम। सेल्फ डॉट एज कौन सा एज, D2 का D2 एज। का। यानी D2 में नेम अगर नहीं है तो वहां पर एट्रीब्यूट नेम ऐड होगा। इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आपने क्या पास किया है, लूसी। ठीक है। सेल्फ डॉट एज यानी इस समय सेल्फ कौन है, D2। तो D2 में क्या ऐड होगा, एज। और एज की वैल्यू क्या होगी, 3। तो 3। ये देखो D1 में ब्रूनो 11 गया है और D2 में लूसी और 3 गया है। इसका इंफॉर्मेशन इसमें और इसका इंफॉर्मेशन इसमें, ऐसा तो नहीं हुआ। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, बिकॉज ऑफ सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ हर समय बता रहा होता है डंडा रख के कि यही है, इसी के पास वैल्यू देना है, यही है और कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम सेल्फ यूज करते हैं जावा में। हम इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, दिस कीवर्ड। दिस, दिस ऑब्जेक्ट, दिस करते रहते हैं, इसी ऑब्जेक्ट में चाहिए हमें। ठीक है। और चीजें अब ध्यान दे लो, कंफ्यूजिंग चीजें यहाँ पर क्या है पता है। सर हाँ सर अगर वहां पे जैसे D2 में हम अगर नेम और एज ना मेंशन करें या एक चीज मेंशन करें तो हाँ, एरर देगा ना फिर वहां पे। एरर देगा। बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन जैसे इसे ट्रीट करो। आप इस सेल्फ को अलग कर दो बस, जहां भी सेल्फ दिखे उसको भूल जाओ, बस इसको समझो एन और ए, इसकी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। सेल्फ में तो वो खुद ही पॉइंट कर लेता है, इसीलिए हमने वहां पॉइंट करना लिखवाया था, ये नहीं कहा था कि हमें देना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाता है जैसे आप क्लास को कॉल करते हो किसी पर। ठीक है। दूसरा चीज, ये क्या है, ये वो एट्रीब्यूट है जो ऑब्जेक्ट को मिलता है। यानी ऑब्जेक्ट के पास जो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल कौन कौन है, नेम और एज। ठीक है। जैसे आप पाइथन में जब काम करते हो इस नोटबुक में, यहाँ पर आप लिखोगे नेम, तो इस इन्वायरमेंट में नेम इज अ वेरिएबल ना। वैसे ही दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, तो आप इसे ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट कहते हो। ठीक है, इसलिए एट्रीब्यूट इज द टेक्निकल वर्ड हियर। ठीक है, उसे बोलो। तो यहाँ पर अगर आप n लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या आता, n। n इक्वल्स टू ब्रूनो, a इक्वल्स टू 11 लाइक दिस। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो ऑब्जेक्ट्स को मिलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को मिलते हैं। ठीक है, करेक्ट। और देखो, सेल्फ एक कीवर्ड है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सेल्फ लिखो। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या पता है, यू कैन राइट अरुण। लेकिन कंडीशन फिर क्या है पता है, हर जगह अरुण ही लिखना होगा आपको। सेल्फ की जगह यू नीड टू राइट अरुण ओनली। ठीक है। बस कंडीशन क्या है, जब आप इनिट लिखते हो तो सेल्फ अगर आप नहीं लिख रहे हो ना, तो वो आपके फर्स्ट पैरामीटर को ही एज अ सेल्फ ले लेगा। अगर आप सेल्फ नहीं लिखते हो, वहां पर लिखते हो ऐसे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ब्रैकेट के अंदर आप ए कॉमा बी देते हो, तो पता है इस फंक्शन को कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट, कितने आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक। क्योंकि एक तो बन गया क्या, सेल्फ, और दूसरे की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना, यू कैन राइट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ सेल्फ, बट बाय स्टैंडर्ड वी फॉलो सेल्फ। क्योंकि सेल्फ बताते हैं ना, सेल्फ मतलब खुद को, खुद को, करेंट इंस्टेंस। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कई बार प्रोग्राम में चीजें ऐसे मिलेंगी, कोई स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ोगे वहां पर ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, एन की जगह ये लिखे होंगे नेम, ए की जगह लिखे होंगे यहाँ पर एज। जैसे मैं शुरू में लिख रहा था, मैंने हटाया जानबूझ के। अब यहाँ पर वो लिख देंगे नेम इक्वल्स टू नेम, एज इक्वल्स टू एज। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ये कि ऐसे ही लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू नेम, एज इक्वल्स टू एज। नो, ये क्या है, ये सिर्फ पैरामीटर का नाम है, जिसकी वैल्यू आप जो पास करोगे वो यहाँ पर पास ऑन हो जाएंगे। ये अलग चीज है। दिस इज द एट्रीब्यूट विच विल बी गिवन टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ जो लिखोगे वो ऑब्जेक्ट को मिलेगा। वो तो सिर्फ पैरामीटर का नाम है, और फंक्शन के अंदर उस पैरामीटर को आप एज इट इज जहाँ कॉल करोगे वहीं पर उसकी वैल्यू आएगी। फंक्शन में ये चीज ऑलरेडी पढ़े हो, तो ये कुछ नया नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर काम हो रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज। अब जरा इसको इम्प्लीमेंट करके देखें वहां पर। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो रहा है, देखो अब आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे रन टाइम में ही आपको वैल्यू देने पड़ेंगे, और सारे ऑब्जेक्ट्स की
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी अब, बट कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी तो होती हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज देना चाहोगे आप ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर ये डॉग है तो इट हैज सम कॉमन प्रॉपर्टी, लेट से हम उसको सेल्फ पे दे देते हैं, लाइक टेल। टेल इक्वल्स टू ट्रू, हमने पहले ही दे दिया ट्रू। और इसको अगर मैं यहाँ पर फंक्शन में नहीं लिख रहा हूँ ना, तो इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, नहीं? समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कॉमा करके टेल, तब तो मुझे एक और वैल्यू पास करनी पड़ेगी टेल की भी। अगर नहीं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट सारे ऑब्जेक्ट्स को टेल की वैल्यू क्या मिलेगी? ट्रू, यानी उसके पास टेल है। ठीक है। और एक चीज और कर सकते हो आप, चाहो तो यहीं पर डिफॉल्ट पैरामीटर लिख दो टेल इक्वल टू ट्रू। अब इसको इनिट जैसे ना देख के सोचना कि अरे ये कैसा फंक्शन है तो फंक्शन ही ना। और फंक्शन में ये चीज आपको बता चुका हूँ, डिफॉल्ट पैरामीटर लास्ट में लिखते हैं। अगर डिफॉल्ट पैरामीटर आप लिख देते हो तो यू नीड नॉट टू पास दैट वैल्यू। ठीक है। इस केस में आप टेल की वैल्यू पास कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, दोनों तरीके से चलेगा। लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो आप पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिक्वायर्ड कितने हैं? दो, तीन ले ही नहीं सकता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप करना क्या चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो ये दो चीज है, टेल इक्वल टू ट्रू और बिल्कुल फॉल्स ले लेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है आजकल जो लोग डॉग्स को पाल रहे हैं वो क्या करते हैं, उसकी टेल्स को कट कर देते हैं। नहीं, वो बाय क्यों? डिफॉल्ट नहीं होता है ऐसा क्या बाय डिफॉल्ट? उससे काटा ही जाता है, कुत्ता जो होता है ना, हाँ, उससे काटा ही जाता है वो। क्यों? हाँ। क्यों? मैंने मालूम है काटा ही जाता है वो। अब ये मुझे नहीं पता। कुछ ही कुत्तों में ऐसा होता है कि सब में करते हैं? होता है ना वो, आई डोंट नो द नेम ऑफ बुलडॉग दैट। अरे बुलडॉग। लेब्राडोर, जैक बुल, बुलडॉग, बिग बुल, सब बुल बना दो जबरदस्ती। बस एक बस होता है बुलडॉग लॉयन वही डॉग, होता है ऐसा। लॉयन जैसा होता है। ये बहुत बुरा लगता है, कहने का मतलब कहीं कहीं टेल नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप वहां लिखो। अभी देखो हमने यहाँ एक वैल्यू दिया डिफॉल्ट, मैं करना क्या चाहता हूँ सी D1 डॉट नेम। अब हम दोनों का टेल देखते हैं है कि नहीं। D1 डॉट टेल, टेल यहाँ पर क्या है देखो, तीन वैल्यूज आ रही है अब। नहीं, फिर लिखने की जरूरत नहीं है अभी, उसके उसको भी हम करके दिखाएंगे। अभी देखो हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दिया टेल, और देखो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट D1 D2 कर रहे हैं तो हम दो ही वैल्यू पास कर रहे हैं, टेल की वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो ही रिक्वायर्ड है, एन और ए। अगर आप एक एक्स्ट्रा देते हो तो कहेगा कि ये एक्स्ट्रा दे दिए हो आप। ठीक है। सो लेट्स सी, ये देखो ट्रू एंड ट्रू, यानी दोनों ही डॉग के पास ट्रू है। हमने वैल्यू पास नहीं किया रन टाइम में, लेकिन उसको बाय डिफॉल्ट मिला है। तो ऐसे ही तो होता है, आपके ऑब्जेक्ट्स अगर किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं तो उस क्लास की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज तो सारे ऑब्जेक्ट्स में जाएगी ना। तो जो चीज आप कॉमन प्रॉपर्टी में देना चाहते हो उसको आप बाय डिफॉल्ट ऐसे यहाँ लिखो, या आप क्लास वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। लाइक लाइक यहाँ पर आप लिख दो लेक्स इक्वल्स टू 4। तो अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स के पास लेग की वैल्यू क्या है? 4। यानी आप देखो D1 डॉट लेग्स, ठीक है, तो 4 आ रहे हैं ना। तो देखो ये कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे डॉग के, इसलिए आप ऊपर लिख दो इसको, क्लास वेरिएबल बन गया ये। ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत चीजें अभी इसमें ऐड ऑन होती चली जाएंगी। तो जितना अभी चल रहा है इसमें कोई डाउट अभी तक? ठीक है। तो ये बाहर हमने लिख दिया, चाहते तो अंदर लिख देते इक्वल टू ट्रू कर देते तो सबको मिल जाता है ये वैल्यू। ठीक है। अब देखो यही चीज जो आप कह रहे हो, इसको देखो थोड़ा अब अलग करें। ठीक है। ये किया हम यहाँ से सेल्फ डॉट टेल इक्वल्स टू टी कर दें, एंड यहाँ पर हम कॉमा करके टी इक्वल्स टू ट्रू कर दें। हमने एक वैल्यू दे दिया पहले, डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है। यहाँ पर ऑल आर रिक्वायर्ड लिख दे रहा हूँ, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स एंड ए, फाइन। और यहाँ पर टी इज द डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर होने का क्या मतलब है? अभी देखो D1 और D2 दोनों को ही ट्रू ट्रू मिलेगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप 3 इक्वल्स टू फॉल्स। देखो अब आपको इतना यहाँ फ्रीडम मिल रहा है कि आप एक और वैल्यू दे सकते हो, किसको? D2 को।
और D1 को नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए ट्रू बैठा है ना, उसके लिए ट्रू यूज हो जाएगा। और D2 में आप यहाँ फॉल्स कर दिए हो टी की वैल्यू, तो यहाँ टेल में टी की वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। तो अब आपको एक ट्रू और एक फॉल्स मिलेगा। ये तो डिपेंड करता है कि क्या कैसे करना चाहते हो। इतना समझ में आ रहा है? एरिक कंस्ट्रक्टर का काम समझ में आया, सेल्फ का काम समझ में आया। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे यही ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, ये नाम। ठीक है, अब एक मेथड देख लो और। सर वहाँ पे टी इक्वल टू ट्रू जो हमने दिया है वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मेथड जो पढ़ के आए हो आप, फंक्शन वही यूज होना है, ठीक है। तो उसे भूल मत जाना फ्रेंड। ठीक है जी। ये क्या है, ये एक मेथड है, ये मेथड ऑब्जेक्ट के पास होगा, ठीक है। एंड यू वांट टू कॉल दिस मेथड ऑन ऑब्जेक्ट्स, यू नीड टू प्लेस सेल्फ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप इसको कॉल करोगे ना ऑब्जेक्ट पे, यू नीड टू कॉल दिस मेथड ऑन D1 ऑन D2, तो ये वहां पर सेल्फ लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, एक इंस्टेंस का मेथड है ये, इसीलिए यहाँ पर लगाना पड़ रहा है सेल्फ इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड मतलब ऑब्जेक्ट का मेथड है ये। ओके, लेट्स सी। अब ये हमने एक मेथड लिखा है और ये यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट्स जो मिल रही है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। सो नाउ रन दिस, ठीक। अब देखो जरा, अभी मैं लिख रहा हूँ D1 डॉट, देखो अब इसमें एक मेथड भी आ गया है, बाक दिख रहा है कहीं। और बाक एक मेथड है, इसका आइकन ही बता रहा है, ठीक है। क्लिक ऑन बाक, एड ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको कोई वैल्यू चाहिए? नो, इट डज नॉट नीड एनी वैल्यू। इसका काम है भौं करना, देखो भौं कर रहा है इसको कॉल करने पर, ठीक है। ऐसे चलता है मेथड। अभी ये मेथड यहीं पे खत्म नहीं होता है, हम इस पे एक वैल्यू देंगे यहाँ पर, सेल्फ के बाद एक वैल्यू भी देके कुछ इनिशियलाइज भी करवाएंगे मेथड के थ्रू, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इसको यहीं पर रोकते हैं। बट ये देखो, ये एक नॉर्मल मेथड है, इतना ध्यान रखना। एक मेथड यहाँ भी है और एक मेथड यहाँ भी है। ये मेथड अपने आप नहीं चल रहा है, इसको कॉल करने पे चल रहा है ये। और ये मेथड अपने आप चल रहा था क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने हैं, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। वी विल कंटिन्यू दिस क्लास a day after tomorrow, okay. And maybe I will be on holiday, try to do some projects। जिनका प्रोजेक्ट चल रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट पे बातचीत होती रहेगी। और जिनका थोड़ा सा दिक्कत है वो थोड़ा सा क्लास करें थोड़ा सा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा, क्वेश्चंस क्यूरीज होते रहेंगे, क्लास ऑफ कर दूंगा, मैं भी कहीं निकल जाऊंगा, कुछ काम कर लूंगा। ये सब बहाना होता है, बस छुट्टी मिल जाए कुछ काम कर लें, और भी वो जरूरी है हमारे लिए भी, ठीक है। अभी हम यहीं पर वो करते हैं, शेयर नहीं हो रहा है, प्लीज मेल बताएं आप लोग, और ये शेयर होता है, ठीक है। अभी टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड comment, very important। If you have यस any सर कर doubt, दीजिए। do let me know, my friends and students will help you out, okay। We will meet you next time।